नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, नाट्यम पाठयितुम किम उत्कृष्टम। नाट्यम यानी कि जो नाटक होता है मित्रों, नाटक के पठन में या नाटक शिक्षण में क्या उत्कृष्ट है ना। छात्र है भावानुगुणम नाटकस्य अभिनयनम, यानी कि छात्र भावों के अनुगुण नाटक का अभिनय करते हैं, यह इसमें उत्कृष्ट है। नाटकम अधिकृत्य प्रश्नोत्तरम, नाटक पे आधारित प्रश्न पूछना। तो देखिए, नाटक पे आधारित प्रश्न पूछना ये इतना उत्कृष्ट, इतना मतलब उत्तम नहीं है। कथाया भावम अवगंतुम नाटक से मौन वाचनम, की कथाया यानी कहानी के भावों को जानकर नाटक में मौन वाचन लेना, तो ये तो मतलब ही नहीं है। इसलिए सर्वाणी यानी कि उपयुक्त सभी नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा मित्रों, विकल्प नंबर 1 होगा ना। कि छात्र क्या करते हैं, नाटक होता है कि आप जानते हो, यानी कि छात्र उन भावों के अनुसार, अपने जैसे भाव है उन भावों के अनुसार नाटक का मंच पे क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, यही नाटक में उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों कि अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्, कि जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है इनकी उत्तर सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, विकल्प है पृष्ठ में कम, यानी कि एक पृष्ठ में। तो एक पृष्ठ में तो होती है मित्रों निबंधात्मक, क्या होती है, निबंधात्मक, है ना। वाक्य द्वयम 2 वाक्यों में, पंच वाक्य यानी 5 वाक्यों में, यानी कि 2 वाक्य और 5 वाक्य, इनमें रहते हैं मित्रों लघुतरात्मक प्रश्न। कौन से रहते हैं, लघुतरात्मक, है ना। देखिए, 2 वाक्य यानी कि ये पंक्तियों के बारे में आ रखे, जैसे 2 पंक्तियां 5 पंक्तियां, ठीक है। और है ना, ये पंक्तियां हैं मित्रों, यहाँ पंक्तियां कर सकते हो आप, ठीक है। ये ना 2 पंक्तियां या 5 पंक्तियां, या फिर हो जाएगी एक पंक्ति, है ना। तो एक पंक्ति में कौन से आएंगे मित्रों, एक पंक्ति में अति लघुतरात्मक आएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो उनके तो निश्चित उत्तर होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, प्राथमिक स्तर को एवं विधि सम उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि उपयुक्त है या सम उपयुक्त है ना, अच्छी तरह से उपयुक्त है, प्राथमिक स्तर पूछा ना। तो देखिए प्रश्न विधि, इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उन प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। ये किस स्तर पर है मित्रों, ये है, बाद की बात है, प्राथमिक स्तर पर ऐसा नहीं होता है, उच्च प्राथमिक की है। भाषण विधि में शिक्षक भाषण देता है, क्या प्राथमिक वाले भाषण समझते हैं, नहीं, तो ये दोनों विधि हट गई। निगमन विधि, आगमन विधि प्राथमिक के लिए है, लेकिन निगमन विधि भी अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक के लिए है, जहाँ नियमों से उदाहरण की ओर चलना पड़ता है ना। फिर बच्ची विकल्प में कथा विधि, यानी कि कहानी विधि, जो छोटे बालक होते हैं वो कहानी के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं ना। तो इस प्रकार कथा विधि है प्राथमिक स्तर के लिए सम उपयुक्त है या उपयुक्त विधि है। इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 सही है बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों कि कक्षा शिक्षण कक्षा शिक्षण में छात्राणाम उच्चारण अभ्यास है केन शिक्षण अधिगम साधनेन कर्तुम शक्यते, मानचित्रेण पाठ्यपुस्तकेन रेखाचित्रेण ध्वन्याभिलेखन। कि कक्षा शिक्षण में छात्र क्या करते हैं, छात्र उच्चारण अभ्यास की बात हो रही है, ठीक है। कक्षा शिक्षण में छात्र उच्चारण अभ्यास से किस शिक्षण अधिगम साधन से उनको करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, उच्चारण का अभ्यास। मानचित्र, ये तो दृश्य सहायक सामग्री जिसमें स्थिति दिशा का बोध होता है, ये काम नहीं आएगी। पाठ्य पुस्तक में सैद्धांतिक ज्ञान होता है, ये भी नहीं। रेखा चित्र भी दृश्य सहायक सामग्री। विकल्प बच्चा है चौथा ध्वन्या अभिलेखन। ध्वन्या अभिलेखन होता क्या है मित्रों, जिसमें कि आवाज़ बालक की, मतलब जो भी बालक बोलता है, उच्चारण का अभ्यास करना मतलब वो बार बार बोलेगा और जो अशुद्ध शब्द, अशुद्ध उच्चारण किया उसको शुद्ध शुद्ध करेगा ना। तो ध्वनि अभिलेख ऐसा ही एक यंत्र है ना, ऐसा ही एक भाषा यंत्र है, ऐसा ही शिक्षण सहायक सामग्री यंत्र है। इसमें क्या होता है कि बालक पहले जो भी बोलता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में उसको सुनता है कि मैंने कहाँ कहाँ उच्चारण गलत किया है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर आपके 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों कि दृश्य सहायक साधन कस्य उपयोग है क्रियत है। दृश्य सहायक जो साधन है ना, इसका उपयोग किन क्रियाओं में होता है, शुद्ध लेखन में, उच्चारण में, दोनों में, या केवल पठन में। अब देखिए दृश्य सहायक साधन इनका एक उदाहरण ले लूँ मित्रों में, श्यामपट, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, श्यामपट ले लिया। अब श्यामपट पर शिक्षक क्या करेगा, श्यामपट पर शिक्षक मान लीजिए कुछ लिख दिया, है ना। तो लिखने से देखिए इससे लिख, जब शिक्षक ने लिखा है तो शुद्ध तो लिखा है ना। तो बालक इसको देख कर क्या लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, बिल्कुल। इस शुद्ध लिखने की जो क्रिया इसमें इसका प्रयोग हो रहा सही है। और उच्चारण यानी कि बोलने में, बिल्कुल जो शिक्षक लिखेगा उनको शुद्ध तरीके से बोल भी सकते हैं, यानी कि इन उभयो दोनों क्रियाओं में दृश्य सहायक साधन का प्रयोग होता है, केवल पठनस्य में नहीं होगा। केवल आ गया ना, केवल पठन में
नहीं होगा। हाँ, पठन में हो सकता है लेकिन केवल पठन में नहीं होगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न 5 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों कि भाषार्जनम अंतर्निहितमेव मनुष्य जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्थया युक्त है एतया व्यवस्थया एव सह व्यवहारम करोति ऐसा विचार है केन उपागमेन संबंध है। ये प्रश्न सीटीएर लेवल 2 में आ रखा है मित्रों। ठीक है कि भाषा अर्जन में अंतर्निहित है मनुष्य की क्या है अंतर्निहित है कि मनुष्य जन्म से ही भाषा व्यवस्था से युक्त होते हैं, जन्म से ही होते हैं। ठीक है इस व्यवस्था पे वे व्यवहार करता है यानी कि जन्म से ही भाषा व्यवस्था युक्त होते हैं यानी कि जब बालक जन्मता है तो उसके साथ ही वो भाषा लाता है यानी कि जन्मजात भाषा से युक्त होते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा मित्रों नॉर्मन चोम्स्की ने कहा था ना, आपको पता है भाषाविद चोम्स्की थे। उन्होंने क्या कहा? बच्चे जन्म से ही भाषा सीखते हैं ना, जबकि अगर देखूँ तो भाषा अर्जित होती जन्म से नहीं होती ना। तो ये विचार किस उपागम से संबंधित है ऐसा कह रहे। ठीक है तो यहाँ संज्ञानात्मक की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहे कि मनुष्य जन्म से ही अपने भाषा साथ लाता है। ठीक है तो संप्रेषण भी नहीं है यहाँ, बातचीत ये तो बात की बात होगी, प्रगटना नहीं हो रही। यहाँ हो रहा है प्राकृतिक यानी प्रकृति प्रदत्त है कि मनुष्य जन्म के साथ ही भाषा की व्यवस्था से युक्त है। इसका मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है यानी कि ये प्रकृति प्रदत्त है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है बहुत ही कि किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होते हैं है ना। प्रस्तावना कौशल है, व्याख्या कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, श्यामपट कौशल है ना। श्यामपट कौशल पे ऐसा कोई कुछ नहीं होता ना प्रदर्शन पर होता ना ही व्याख्या पर होता ना। मित्रों ये होता है प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल में क्या होते हैं? अंतिम प्रश्न वो समस्यात्मक है यानी प्रस्तावना किसी भी चीज़ की किसी भी जैसे निबंध पत्र की प्रस्तावना बताता है शिक्षक तो उसमें क्या करता है प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है बालकों से ना। पूर्व ज्ञान से संबंधित क्योंकि नवीन ज्ञान अर्जित करवाएगा शिक्षक बालकों को तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगा। और ये प्रश्न देखिए सर्वप्रथम क्या होंगे सरल प्रश्न पूछेगा जिससे कि बालक उनके उत्तर दे सके है ना। उसके बाद वो क्या करेगा कठिन प्रश्न या यूं कह दूं मैं समस्यात्मक प्रश्न लेकर आएगा। ये प्रस्तावना कौशल में होता है कि अंतिम प्रश्न समस्यात्मक रहते हैं। इस प्रकार 7वें प्रश्न में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि व्याकरण से शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्तम विधि मन्यते कि व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक विधि ये व्याकरण शिक्षण में नहीं है। अनुवाद विधि व्याकरण अनुवाद विधि ये व्याकरण की नहीं है। मौखिक विधि भी नहीं है। बल्कि देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि होनी चाहिए व्याकरण शिक्षण में जैसे भाषा संसर्ग है, समवाय विधि है, प्रयोग विधि है, सूत्र विधि है। इनके अलावा आगमन निगमन यही व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो आगमन निगमन विधि है ना इनमें से सभी में से व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। क्यों? देखिए आगमन तो है पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है उदाहरण से नियम और की ओर चलते हैं जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इस प्रकार इसे मनोवैज्ञानिक विधि माना है। ठीक है आगमन चलती है प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 और निगमन का प्रयोग होता है 6 से 8 अपर प्राइमरी में। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 मित्रों है ना। क्या प्रश्न है देखिए पद्य शिक्षण अन्वय कति भी प्राप्त। ये प्रश्न मित्रों सेकंड ग्रेड जो संस्कृत स्पेशल आरपीएससी है संस्कृत सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड वहाँ पूछा गया है कि पद्य शिक्षण में ठीक है अन्वय कितने प्रकार का होता है? 3 विधियाँ। त्रिभी विधि 3 विधियाँ नहीं 3 नहीं होती इसकी। एक है विधि 1 भी नहीं होती है, बहु भी बहुत सी नहीं होती, इसमें होती है 2 विधि द्वय विधि है ना। यानी कि इसमें 2 विधियाँ पद्य शिक्षण में अन्वय की पूछी। अन्वय की कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है एक तो होती है मित्रों दंडान्वय विधि। कौन सी होती है? दंडान्वय विधि पद्य शिक्षण में अन्वय की। और दूसरी होती है मित्रों खंडान्वय विधि। खंडान्वय में खंड किए जाते हैं फिर उनका अर्थ समझा जाता है। दंडान्वय क्या होता है? देखिए दोनों में अन्वय से संबंधित प्रश्न होते हैं वाक्य से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है अब देखिए एक चीज़ आपको गौर करनी है वही मोस्ट है ना। क्या मोस्ट है? अगर बात करूँ मैं दंडान्वय की तो दंडान्वय में मित्रों व्याकरण के प्रश्न होते हैं इसलिए यहाँ रसानुभूति नहीं होती, आनंद की अनुभूति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्याकरण के प्रश्न होते हैं दंडान्वय में। ठीक है खंडान्वय की बात करूँ तो यहाँ पे होते हैं साहित्य के प्रश्न। तो इस प्रकार यहाँ पे रसानुभूति होती है ना। दंडान्वय में व्याकरण के प्रश्न रहते हैं इस प्रकार रसानुभूति नहीं होती है। खंडान्वय में साहित्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार रस अभिव्यक्ति रस अनुभूति होती है मित्रों। तो आपके प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर।
प्रश्न संख्या 10 है मित्रों कि सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षयते। सूक्ष्म शिक्षण है, इसमें शिक्षण होता है, किस प्रकार शिक्षा होती है, इसमें किस प्रकार शिक्षण होता है ना। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है मित्रों? D.W. एलन। सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका 1961 में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया सूक्ष्म शिक्षण का। होता क्या है सूक्ष्म शिक्षण? मतलब छोटी ही कक्षा, छोटी कक्षा मतलब कक्षा का जो मतलब छात्र है वो भी कम। छात्र कितने होते हैं इसमें? 5 से 10 छात्र होते हैं सूक्ष्म शिक्षण, है ना। और समय पूछे तो समय भी 5 से 10 मिनट ही बताना। एक फैक्ट और है कि एनसीईआरटी ने, हमारे जो एनसीईआरटी उन्होंने संपूर्ण चक्र की, ये जो सूक्ष्म शिक्षण के संपूर्ण चक्र की कितनी अवधि मानी है? वो मानी है मित्रों 36 मिनट। ठीक है, वापस देख लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलन, सर्वप्रथम प्रयोग 1961 में। कक्षा का आकार छोटा रहेगा, सीमित रहेगा, 5 से 10 यानी बालक रहेंगे, 5 से 10 मिनट पढ़ाएंगे शिक्षक, 36 मिनट एनसीईआरटी ने माना, है ना। 4-5 प्रश्न तैयार हो गए। अब इसमें देखिए किसका विकास होता है ना। भावबोध, पदार्थ बोध या विभिन्न विधियों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें होता है मित्रों कौशल नाम विकास, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विशिष्ट कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है। इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है संपूर्णादि अंश प्रति कस्य शिक्षण सूत्रम, कि जो संपूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र किस में चलता है? ठीक है, वार्षिक योजना में ये नहीं चलता, ना ही मासिक में चलता है, और पाठ योजना के तो ये सभी प्रकार है, तो ये चलता है मित्रों इकाई योजना। इकाई योजना के बारे में देख लो। इकाई योजना कौन लेके आए थे मित्रों? 1926 में, 1926 में प्रोफेसर मॉरिसन लेके आए थे, प्रोफेसर मॉरिसन। इसलिए इसको इकाई उपागम या मॉरिसन उपागम भी कहा जाता है। होता क्या है? इकाई यानी इकाइयाँ कर देना, यानी संपूर्ण आदि अंश प्रति, मतलब एक संपूर्ण चीज में एक चीज होती है, फिर उसके अंश कर दिए, है ना, टुकड़े कर दिए, बस यही इकाई है। और यही सूत्र चलता है संपूर्ण से अंश, है ना। यानी कि जैसे पाठ्यक्रम है, पहले क्या है पाठ्यक्रम, उसको इकाइयों में बांट देना, ठीक है, और फिर इकाइयों को और अलग अलग पाठों में बांट देना, ये क्या होती है? यही इकाई योजना होती है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां देखिए, श्रेष्ठ पाठकस्य गुण है नास्ति, कि श्रेष्ठ पाठक का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? श्रेष्ठ पाठक यानी अच्छा पढ़ने वाले का, है ना। तो देखिए शीघ्र माधुर्यम पदच्छेद या अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति यानी अक्षरों के व्यक्ति सही से करेगा, बिल्कुल सही चीज है, यह तो श्रेष्ठ पाठक का गुण है। यहाँ पूछा है नास्ति, नहीं है। पदच्छेद, पदों के टुकड़े करके फिर उनका अर्थ समझ के ये पढ़ेगा, बिल्कुल सही है। और माधुर्य यानी कि मधुरता से पढ़ेगा, शांत स्वर में पढ़ेगा ना। शीघ्र, जल्दी पढ़ने वाला, ये कोई पाठक का गुण नहीं है मित्रों, श्रेष्ठ पाठक का गुण ये नहीं है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए, भाषा अध्ययन आकलन च विभाग है नाम, भाषा अध्ययन में आकलन किस विभाग का नाम है? ये प्रश्न पूछा है ना, आकलन। सावधिक यानी समय पे जो अवधिक लेखनिक परीक्षा, लिखित परीक्षा समय समय वो ना आकलन के अंतर्गत आती है, नहीं। प्रतिसत्रम क्रियमाणम, मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा दोनों इसमें आकलन में अलग अलग नहीं आती है प्रतिसत्र ना। प्रतिसत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखनम, एक ये विकल्प बच गया, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि छात्र यह कालिक है कार्य संग्रह यह तस्या प्रगतिम दर्शयेत। देखिए प्रतिसत्र छात्र का व्यवहार अभिलेखन करना ये आकलन में नहीं आता, है ना। ये किस में? पोर्टफोलियो में आ सकता है। आकलन में देखिए क्या आएगा? छात्रा या कालिक। देखिए इसकी बजाय ये आंसर बेटर है, क्यों? कि छात्रा या छात्रों का कालिक यानी समय समय पर कार्य संग्रह, यानी बालकों का जो कार्य का प्रदर्शन है, यानी उनके अनुशासन क्या है ना, उनकी उपस्थिति क्या है, ये चीज़ें। और यह तस्याम प्रगति दर्शन, इसकी प्रगति को शैक्षिक प्रगति। आकलन में क्या आता है मित्रों? आकलन में दो चीज़ें आती है, एक तो बालक का कार्य प्रदर्शन, है ना, बालक क्या कार्य करता है ये आता है, और दूसरी चीज़ आती है उसकी शैक्षिक प्रगति, ये आती है। तो ये दोनों इस विकल्प में आ रखे हैं, तो इसका मतलब है मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें में। प्रश्न संख्या 14 देखिए, वैदिक काले अकस्मात संस्कारात परम शिक्षाया प्रारंभ है, कि जो वैदिक काल था जहाँ वैदिक मंत्रों का, गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते थे, यानी कि गुरुकुल, मठ, आश्रम, है ना, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी गुरु द्वारा शिष्य को, शिष्य वहीं पर रहता था, लेकिन कुछ नियमों संस्कारों के साथ रहते। तो कौन से संस्कार? अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, तो उसमें कौन से
संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था। कौन से संस्कार के बाद, परम यानी बाद, शिक्षा का प्रारंभ ना। कर्णवेद, इसमें तो कान को बींदा जाता है, ये नहीं होगा। गर्भाधान में गर्भ से संबंधित, नामकरण में बच्चे का नामकरण किया जाता है। उपनयन संस्कार आता है ना, ये सही हो जाएगा। यानी कि उपनयन संस्कार है, इसी से उपनयन संस्कार को क्या कहते हैं मित्रों, इसी को कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। अगर उपनयन संस्कार नहीं आए विकल्प में, ये एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, उपनयन संस्कार ने आकर वहाँ यज्ञोपवीत आ जाए, एक ही बात है। यज्ञोपवीत मतलब क्या है कि बालकों का मतलब है ना सिर मुंड दिया जाता है, गंजा कर दिया जाता है उनको, है ना, अपनी भाषा में सिर मुंड दिया जाता है। शुद्ध जो स्वच्छ पवित्र स्नान करवाया जाता है उनको जल से, है ना। इसके बाद शरीर में जनेऊ धारण की जाती है, इसे कहते हैं यज्ञोपवीत, है ना। और फिर जो शिक्षा दी जाती है यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, ये है उपनयन संस्कार। और ये वैदिक काल में इसी संस्कार के बाद शिक्षा प्रारंभ होती थी। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, कि कक्षा में शोभित वातावरण, अच्छा वातावरण कब निर्मित होता है, शोभनीय वातावरण कब निर्मित होता है। यदा शिक्षका सम्यक पाठयन्ति, जब शिक्षक समूह में पढ़ाते हैं। यदा छात्रा शांत होती, जब छात्र शांत हो जाते, नहीं छात्र शांत हो जाएंगे, गलत चीज़ है, सक्रिय होना चाहिए छात्र, निष्क्रिय की बात कर रहे हैं। यदा छात्रा शिक्षक के बिभ्यति यानी डरना, है ना, कि जब छात्र शिक्षक से डरते हैं, ऐसे माहौल में तो शोभनीय का वातावरण आ गया, तो नेगेटिव हो गया। और जब छात्र स्वतंत्र होते हैं, तो छात्र का पूरी तरह से स्वतंत्र होना ये भी गलत है। तो विकल्प नंबर 1 बचा है, यानी कि जब शिक्षक समूह में पढ़ाता है, यानी कि समूह में पढ़ाने से बालक क्या होगा, जो भी संकोची या झिझकी बालक है वो भी क्या कर लेंगे, साथ में सीख जाएंगे। समूह में पढ़ाने से बालक अच्छी तरह सीखता है ना। पहले समूह में पढ़ाया जाता है, उसके बाद व्यक्तिगत तरीके से पढ़ाया जाता है ना। तो समूह में पढ़ाने से शोभनीय वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपका देखिए कट ऑफ रहने वाला है 15 में से 12 प्लस। अगर आप करते हो इसका मतलब आपकी अच्छी तैयारी है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।